हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिविक्स में चैप्टर 1 आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र का विस्तार। पूरी दुनिया में लोकतंत्र का किस तरह से विस्तार हुआ, लोकतंत्र किस तरह से फैला, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ब्रिटेन से कुछ ब्रिटिशर्स उत्तरी अमेरिकी महादेश में जाकर के बसे हुए थे। वो व्यापार के लिए गए थे। वे वहां से सस्ते में या बिल्कुल मुफ्त में कच्चा माल लेकर के अपने देश ब्रिटेन की फैक्ट्रियों को भेजने के लिए गए थे। वे ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में तैयार माल को मुंहमांगी कीमत पर उत्तरी अमेरिका के लोगों को बेचने के लिए गए थे। यानी कि वे मुख्य रूप से व्यापार के लिए गए थे और उसी सिलसिले में वे वहां जाकर के बस गए थे। ये ब्रिटिशर्स 13 कॉलोनियों में जाकर वहां पर बसे थे। उन्होंने वहां पर जब अपनी कॉलोनी बसाई थी तो वहां से जो उत्तरी अमेरिकी महादेश के जो मूल निवासी थे, वहां के ब्लैक निग्रोज, उनको उन्होंने बहुत दूर तक धकेल दिया, खदेड़ दिया और वो जगह खाली कराकर वहां पर अपनी कॉलोनी इन्होंने बसा ली। बाद में ब्रिटेन के साथ इनका अनबन हुआ, उस पर डिटेल चर्चा हम लोग आज नहीं करेंगे। जब हम लोग अमेरिकी क्रांति पढ़ेंगे तब हम लोग इन सभी पहलुओं पर पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। आज मोटे तौर पे मैं चर्चा कर रहा हूं क्योंकि हमारा मुख्य विषय आज लोकतंत्र का विस्तार है, न कि अमेरिकी क्रांति है। जब अनबन हुआ तो उन लोगों ने ब्रिटेन से अपना अलगाव करना चाहा और इसके लिए एक संघर्ष शुरू किया जिस अमेरिकी क्रांति के नाम से हम जानते हैं। यह अमेरिकी क्रांति सफल हुई 1776 में और उन 13 कॉलोनियों ने आपस में मिल करके एक संघ बनाया, एक देश बनाया और उसी स्वतंत्र देश का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसे शॉर्ट में यूएसए कहते हैं। इस तरह से यूएसए में लोकतंत्र आया, लेकिन 1787 ईस्वी में वहां पर लोकतांत्रिक संविधान गठित हुआ, बना, संविधान बना 1787 ईस्वी में। लेकिन फिर भी यूएसए पूर्ण रूप से लोकतंत्र नहीं बन पाया क्योंकि वहां पर सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था। मताधिकार तो था, चुनाव हो रहे थे, जनता द्वारा चुनी गई सरकार ही वहां पर काम कर रही थी, यानी कि लोकतंत्र था, लेकिन देश की सभी जनता को वोट डालने का अधिकार नहीं था। और सन 1965 तक तो वहां पर अश्वेत लोगों को, यानी कि ब्लैक निग्रोज को, जो वहां के मूल निवासी हैं, उनको ही वोट डालने का अधिकार नहीं मिला था, मताधिकार नहीं मिला था। इसलिए यूएसए में लोकतंत्र आने के बावजूद भी पूर्ण लोकतंत्र नहीं था। उसके बाद ब्रिटेन में राजतंत्र था शुरू से ही। अब ब्रिटेन में भी लोगों के कदम लोकतंत्र की ओर बढ़ने लगे, लेकिन ब्रिटेन में
लोकतंत्र के गठन के लिए जो कदम थे वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, वो प्रक्रिया बहुत धीमी थी। तभी 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई और इस क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में लोकतंत्र का स्थापना हुई। ये पाठ हम लोग इतिहास में पढ़े हैं। फ्रांस में लोकतंत्र, वहां पर पूरी फ्रांसीसी क्रांति और फ्रांस में लोकतंत्र का गठन कैसे हुआ, इसके बारे में विस्तार से हमने पढ़ा है। तो फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में लोकतंत्र स्थापित हुआ। यह लोकतंत्र भी पूर्णतः लोकतंत्र नहीं हुआ, यानी कि पहले राजतंत्र था फ्रांस में, राजतंत्र से बना संवैधानिक राजतंत्र, फिर राजतंत्र, फिर लोकतंत्र। जो लोकतंत्र आया था वो लोकतंत्र एक पार्टी केंद्रित था, एक व्यक्ति केंद्रित था, इसलिए उसमें बहुत सारी कमियां थी। वो लोकतंत्र हटा, एक नए तरह का लोकतंत्र आया जिसमें डायरेक्टरी का शासन हुआ, जो कि 5 व्यक्ति केंद्रित था। वो भी सफल नहीं हुआ, वो हटा। फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता आई और लोकतंत्र पूर्णतः फिर से खत्म हो गया और वहां पर नेपोलियन बोनापार्ट का सैनिक शासन स्थापित हो गया। वहां का सैनिक तानाशाह बन बैठा नेपोलियन बोनापार्ट। लेकिन लोकतंत्र के लिए संघर्ष जारी रहा। काफी लंबे समय बाद जाकर के फ्रांस पूर्णतः लोकतंत्र बना। अब हम अपने देश की बात करें, भारत की, तो हमारा देश ब्रिटिशर्स का गुलाम था, ब्रिटेन का उपनिवेश था। हमारे देश का एक हिस्सा पुर्तगाल का उपनिवेश था, एक हिस्सा फ्रांस का उपनिवेश था, परंतु एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्रिटेन का उपनिवेश था। जो वो भारत था जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो उपनिवेश बना हुआ था इन देशों का। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ, वहां से दुनिया एक नए दौर की तरफ चली और उसी नए दौर में दुनिया में औपनिवेशिक देशों में संघर्ष स्वतंत्रता के लिए तेज हुआ। लोकतंत्र की ओर कदम तेजी से बढ़े और धीरे धीरे करके दुनिया के देश स्वतंत्र और लोकतंत्र होने लगे। हमारा देश भी 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्र हुआ ब्रिटेन की गुलामी से, और यहां पर संविधान बनाने की प्रक्रिया जारी रही। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और हमारा देश गणतंत्र बना। यानी कि 26 जनवरी 1950 से हमारा देश स्वतंत्र, गणतंत्र, लोकतंत्र सब कुछ हो गया। और उस समय जो लोकतंत्र का स्थापना हमारे देश में हुई वो आज तक बरकरार है और आगे भी बरकरार रहेगी। यानी कि नियमित रूप से लगातार हम अपने देश की स्वतंत्रता के बाद से लोकतांत्रिक ही हैं। हमारे यहां पर लोकतंत्र नहीं डगमगाया है, जबकि दुनिया के अन्य देशों में लोकतंत्र डगमगाया है। लोकतांत्रिक सरकारें गिरी हैं, गैर लोकतांत्रिक सरकारें आई हैं, गैर लोकतांत्रिक सरकारें गिरी हैं, लोकतांत्रिक सरकारें आई हैं। ये लोकतंत्र और गैर लोकतंत्र के बीच में आंख मिचौनी का खेल चलता रहा है। पर हमारे देश में उस समय से लेकर अभी तक लोकतंत्र कायम है। हमारी ही तरह पश्चिमी अफ्रीका में, अफ्रीका महादेश में एक छोटा सा देश घाना,
जिसे पहले गोल्ड कोस्ट कहा जाता था, वह भी ब्रिटेन का गुलाम था, ब्रिटेन का उपनिवेश था। वहां भी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई, संघर्ष हुआ, लोकतंत्र के लिए संघर्ष हुआ। और 1957 में, यानी कि हमारे देश का आजाद होने के लगभग 10 साल बाद घाना स्वतंत्र हुआ, यानी कि गोल्ड कोस्ट स्वतंत्र हुआ। वहां की स्वतंत्रता की लड़ाई में, लोकतंत्र के लिए संघर्ष में एक बहुत बड़ी भूमिका थी एक सुनार के बेटे जो कि पेशे से शिक्षक रहे थे, उनका नाम था वामे एनक्रुमा। जब देश आजाद हुआ 1957 में घाना, तब वामे एनक्रुमा वहां के प्रधानमंत्री बने, पहले प्रधानमंत्री बने। फिर उसके बाद वो राष्ट्रपति चुने गए। वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत अच्छे मित्र थे। लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी कि अपने आप को उन्होंने आजीवन जिंदगी भर के लिए घाना का राष्ट्रपति चुनवा लिया। वो लोकतांत्रिक मार्ग पर खुद ही नहीं चल पाए। नेहरू तो चल पाए, लेकिन एनक्रुमा नहीं चल पाए। उन्होंने अपने आप को आजीवन उम्र भर के लिए, जिंदगी भर के लिए घाना का राष्ट्रपति चुनवा लिया। नतीजा 1966 में सेना ने तख्ता पलट कर दिया और एनक्रुमा शासन का अंत हो गया। वहां पर अब सैनिक शासन स्थापित हो गया। यहां भी हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र स्थायी नहीं रहा। फ्रांस में भी अस्थायी लोकतंत्र का स्थापना फ्रांसीसी क्रांति की बदौलत नहीं हो पाई। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया भर को लोकतंत्र का पाठ जरूर पढ़ाया। लोकतंत्र का स्थापना के लिए जो संघर्ष होता है, उसके लिए दुनिया भर के देशों को उकसाया जरूर, लोगों को प्रेरणा जरूर दी कि स्वतंत्रता कोई चीज होती है, आजादी कोई चीज होती है, लोकतंत्र कोई चीज होता है और इसके लिए संघर्ष किया जा सकता है और इन तरीकों से संघर्ष किया जा सकता है और वो क्रांतियां सफल हो सकती हैं, वो संघर्ष की जीत हो सकती है, लोकतंत्र का स्थापना हो सकती है। फ्रांसीसी क्रांति ने साबित किया कि बाकी तरह की सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारें बेहतर होती हैं। इसमें जनता को सबसे ज्यादा आजादी होती है, सबसे ज्यादा अधिकार होते हैं, इसमें मानवाधिकारों की रक्षा होती है। ये चीज पूरी दुनिया को स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, मताधिकार, मानवाधिकार, ऐसे कई सारे पद हैं, टर्म हैं, जिनकी व्याख्या फ्रांसीसी क्रांति ने की और दुनिया तक उसी क्रांति ने पहुंचा दिया। दुनिया भर के लोगों को उसके लिए उसने प्रेरित किया था और दुनिया भर में औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ उपनिवेशों के लोगों ने संघर्ष शुरू किया स्वतंत्रता के लिए और लोकतांत्रिक सरकार के गठन के लिए। और धीरे धीरे पूरी दुनिया में लोकतंत्र ने कदम पसारा। लोकतंत्र के मार्ग में चुनौतियां आई, संघर्ष हुए, लोकतंत्र हारा, फिर संघर्ष किया, फिर जीता, फिर हारा, उसको ठुकराया गया ताकतवर शक्तियों के द्वारा, गैर लोकतांत्रिक शक्तियों के द्वारा, फिर संघर्ष किया, फिर जीता, फिर लोकतंत्र स्थापित हुआ और यही दुनिया के अधिकांश देशों में खेल चलता रहा। अब हम बात करते हैं 1990 के दशक में लोकतंत्र के विस्तार में वृद्धि हुई। हालांकि 1980 के बाद जब दक्षिणी अमेरिकी महादेश के देश धीरे धीरे करके अपने औपनिवेशिक देशों से स्वतंत्र होने लगे, उपनिवेशवाद वहां से खत्म होने लगा, लोकतंत्र का स्थापना वहां पर होने लगी, तो लोकतंत्र के विस्तार में एक वृद्धि देखी गई।
लेकिन वो उस वृद्धि की दर सबसे अधिक 1990 के दशक में देखी गई, जब यूएसएसआर का 1991 में विघटन हो गया। यूएसएसआर यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको हिंदी में सोवियत संघ रूस कहते हैं, वहां पर समाजवाद की सरकार थी, साम्यवादी पार्टी की सरकार थी और काफी लंबे समय तक उसकी सरकार वहां पर कायम थी। और यूएसएसआर दुनिया के एक महाशक्ति था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस दुनिया में दो महाशक्तियां हो गई थी, एक यूएसए और दूसरा यूएसएसआर। तो यूएसएसआर एक बहुत बड़ी महाशक्ति थे। यूरोप के कई देशों पर उसका दबदबा था, पोलैंड पर भी उसका दबदबा था। हमने पोलैंड में लोकतंत्र वाले पाठ में इसका जिक्र किया था। लेकिन वहां भी लोगों को उस साम्यवादी सरकार से संतुष्टि नहीं थी और वहां के भी लोग लोकतंत्र के लिए प्रेरित हुए और लोकतंत्र के लिए संघर्ष करना शुरू किया। अंततः वहां भी लोकतंत्र की जीत हुई और सन 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया। 15 देश स्वतंत्र हुए और सभी के सभी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू हुई। यूरोपीय देशों पर अब जो यूएसएसआर का दबदबा था वो खत्म हो गया और लोकतंत्र के विस्तार की प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़े। इसके बाद हम उदाहरण लेते हैं अपने ही एक पड़ोसी देश पाकिस्तान के। यह हिंदुस्तान का हिस्सा था। पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे ही देश भारत का ये हिस्सा थे। सन 1947 में जब देश आजाद हुआ तो आजादी के साथ साथ देश का बंटवारा भी हुआ। दो मुल्क बनाए गए, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। हिंदुस्तान बीच में और पाकिस्तान को कुछ हिस्सा हमारे देश के पश्चिम में मिला, कुछ हिस्सा देश के पूर्व में मिला। जो देश के पश्चिम में हिस्सा था पाकिस्तान का उसको पश्चिमी पाकिस्तान और हमारे देश के जो पूर्व में हिस्सा था उसको पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। बाद में यह देखा गया कि इन दोनों ही पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में तालमेल नहीं बैठा। कहीं ना कहीं वहां पर पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ से पूर्वी पाकिस्तान पर अन्याय हो रहा था, उनको पूरा अधिकार नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वहां एक संघर्ष शुरू हुआ। इसको कभी हम एक अलग क्लास में पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। उस संघर्ष का नतीजा हुआ कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध भी हुआ और युद्ध की समाप्ति के बाद पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट गया। पूर्वी पाकिस्तान एक नए देश के रूप में दुनिया के सामने आया और उसका नाम पड़ा बांग्लादेश, और पश्चिमी पाकिस्तान पाकिस्तान रह गया। तो हमारे ये दोनों दो पड़ोसी देश हैं, एक पश्चिम में है पाकिस्तान और दूसरा हमारे पूर्व में है बांग्लादेश, जो हमारे ही हिस्से हैं। कभी हमारे ही देश के भाग थे, आज ये दोनों दो अलग अलग स्वतंत्र देश हैं। 1947 में हमारे साथ ही पाकिस्तान आजाद हुआ। हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई, पाकिस्तान ने भी लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई। लेकिन 1960 में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अयूब खान ने तख्ता पलट कर दिया। वहां की चुनी हुई जो सरकार थी, जनता के द्वारा जो चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार थी, उसको उखाड़ फेंका और उन्होंने अपनी सैनिक सत्ता कायम की। वहां पर सैनिक शासन लागू हो गया। बाद में सैनिक सत्ता ने चुनाव करवाए, चुनाव हुए, एक बार फिर से वहां पर लोकतंत्र की बहाली हुई, जनता द्वारा चुनी गई लोकतांत्रिक सरकार वहां पर आई। जब शासक थे
जुल्फिकार अली भुट्टो, लेकिन उनके समय में जनरल जियाउल हक ने फिर से सैनिक तख्तापलट किया और जनता के द्वारा चुनी गई उस सरकार को फिर से उखाड़ फेंका और फिर से पाकिस्तान में सैनिक सत्ता कायम की। यह सैनिक सत्ता भी काफी लंबे समय तक बनी रही। लोकतंत्र के लिए संघर्ष भी चलता रहा। एक समय आया जब यह लोकतांत्रिक संघर्ष जीता, फिर से चुनाव हुए, फिर से जनता के द्वारा चुनी गई एक लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हुई और उस सरकार की मुखिया थी उसी जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो की सरकार के बाद फिर चुनाव हुए, उसने अपना कार्यकाल पूरा किए, चुनाव हुए, नवाज शरीफ की सरकार बनी, लेकिन 1999 में फिर से जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में सैनिक तख्तापलट किया। एक बार फिर से जनता के द्वारा चुनी गई लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंका गया और सैनिक सत्ता वहां पर कायम की गई और काफी लंबे समय तक परवेज मुशर्रफ वहां पर शासन करते रहे। फिर से वहां पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष जो था वो जारी ही था। फिर से लोकतंत्र की जीत हुई और लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। अभी पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार है, इमरान खान की लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन ये जो सरकारें हैं, इस बार जो लोकतांत्रिक सरकारें बनी हैं वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र सरकार नहीं है। उनके ऊपर सैनिकों का, फौजी अफसरों का अंकुश है, यानी कि पाकिस्तानी फौज के इशारे पर काम करने वाली ये लोकतांत्रिक सरकार है। यानी कि लोकतांत्रिक सरकार नाम की रही है, काम की नहीं रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जितनी उम्र है स्वतंत्र पाकिस्तान की, वह अपनी उम्र के आधे से अधिक उम्र उसने सैनिक शासन में बिताए हैं और आधे से कम उम्र उसने लोकतांत्रिक सरकारों में बिताए हैं। उसमें भी अधिकांश जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो फौजी अफसरों के हाथ के कठपुतलियां रही हैं और उनके इशारों पर काम करती रही हैं और फौजी अधिकारियों के इशारे पर काम नहीं करने का अर्थ है कि वहां पर हमेशा सैनिक तख्तापलट का खतरा मंडराता रहता है। बांग्लादेश में भी लोकतंत्र की स्थापना हुई। बांग्लादेश के गठन के साथ ही, बांग्लादेश के जन्म के साथ ही वहां पर लोकतंत्र का गठन हुआ, लेकिन वो लोकतंत्र भी काफी लंबे समय तक नहीं टिक सका। वहां भी सैनिक तख्तापलट हुआ, वहां भी सैनिक शासन लागू हुआ, फिर वो खत्म हुआ, फिर लोकतंत्र बहाल हुआ। यानी कि लोकतंत्र बांग्लादेश में भी आंख मिचौनी खेलता रहा गैर लोकतांत्रिक सरकार के साथ। हमारे पड़ोस में एक और देश है नेपाल, बेहद करीबी देश है ना। इसके साथ हमारे राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कई तरह के संबंध हैं, बहुत ही पुराना संबंध है। हालांकि भारत और नेपाल के संबंधों के बीच में थोड़ी मोड़ी खटास आती रहती है, लेकिन वैसे सब कुछ ठीक रहा है। इस नेपाल की बात करें तो नेपाल में शुरू से ही राजतंत्र था, लेकिन 1990 के दशक में यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। राजा ने क्या किया, अपने अनेक अधिकार जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की जो सरकार थी उसको सौंप दिए, लेकिन वे खुद संवैधानिक प्रमुख बने रहे। यानी कि इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ नेपाल में 1990 के दशक में। लेकिन यह भी टिकाऊ नहीं रहा। सन 2005 में एक बार फिर से राजा ने जनता के द्वारा चुनी गई जो सरकार थी उसे सारे के सारे अधिकार छीन लिए,
यानी कि संवैधानिक राजतंत्र को खत्म कर दिया और एक बार फिर से पूर्णतः राजतंत्र को नेपाल में कायम कर दिया। लेकिन लोकतंत्र के लिए संघर्ष रुका नहीं, नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष जारी रहा। इस बार बनाया एसपीए 7 पार्टी अलायंस, 7 पार्टियों का एक अलायंस गठबंधन बना नेपाल की 7 पार्टियों का, और 7 पार्टियों ने एक साथ मिल करके लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया। उन 7 पार्टियों का जो गठबंधन बना उसी को कहते हैं एसपीए 7 पार्टी अलायंस। और एसपीए का लोकतंत्र के लिए जो संघर्ष था उसकी जीत सन 2006 में हुई और संविधान सभा को फिर से बुलाया गया। संविधान सभा ने राजा को नाम मात्र का शासक बना करके रख दिया, उसके लगभग सारे के सारे अधिकार छीन लिए और इस तरीके से वहां पर एक मजबूत लोकतंत्र कायम हुआ। लेकिन भारत की तरफ पूर्णतः लोकतंत्र बनने की प्रक्रिया अभी भी नेपाल में जारी है, संघर्ष जारी है। हम अपने एक और पड़ोसी देश की चर्चा करते हैं, म्यांमार, जिसे कभी बर्मा कहा जाता था। 1947 में हम आजाद हुए अंग्रेजों की गुलामी से, यह भी 1948 में अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। यह भी म्यांमार भी यानी कि बर्मा भी ब्रिटेन का उपनिवेश था। 1948 में स्वतंत्र हुआ और यहां भी एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ, लेकिन वो लोकतांत्रिक सरकार भी टिकाऊ नहीं रही, यानी कि लोकतंत्र वहां टिकाऊ नहीं रहा। सन 1962 में वहां पर सैनिक तख्ता पलट हुआ और जनता द्वारा चुनी गई लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया गया और सैनिक सत्ता वहां पर कायम कर दी गई। लगभग 30 साल बाद 1990 में वहां पर चुनाव कराए गए। उस चुनाव में आंग सान सू ची की जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी थी, आंग सान सू ची लोकतंत्र के लिए संघर्ष कर रही थी। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के बैनर तले उन्होंने चुनाव में भाग लिया और उस चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की जीत हुई, यानी कि आंग सान सू ची की जीत हुई। लेकिन फौज ने इस जीत को मान्यता नहीं दी। म्यांमार की सेना ने सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया, उस चुनाव को मान्यता उन्होंने नहीं दी और जितने भी विजयी नेता थे, आंग सान सू ची और उनके साथ जितने भी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के विजयी नेता थे या अन्य दलों के जो विजयी नेता थे जो जनता के द्वारा चुन करके आए थे, उन सबको वहां के सेना ने उनके अपने ही घरों में नजरबंद कर दिया। और जो भी लोकतंत्र के हिमायती थे, सरकार के कारनामों के खिलाफ आवाज उठाते थे, उन सब को कड़ी से कड़ी सजा दी गई। वहां पर सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का मतलब कम से कम 20 साल की कैद। सरकार के जो ज्यादतियां थे उससे तंग आकर के करीब 10 लाख से अधिक वहां के लोग, म्यांमार के लोग दुनिया के अन्य देशों में शरणार्थी बनकर के जी रहे हैं। हमारे देश में भी म्यांमार से आए हुए लाखों लोग शरणार्थियों की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इस तरह से आज की चर्चा में हमने देखा कि लोकतंत्र कोई नया कंसेप्ट नहीं है। आज से करीब 2 सदी पहले से ही लोकतंत्र अस्तित्व में आया। लोकतंत्र लगातार विस्तार करता रहा। आज दुनिया के लगभग 90% से अधिक देशों में लोकतंत्र छाया हुआ है। 90% से कम ही देश, ये 10% से कम ही देश हैं जहां पर गैर लोकतांत्रिक सरकारें पूर्णतः कायम हैं, लेकिन अभी भी कायम हैं। वहां पर लोकतंत्र को कायम करने की
जरूरत है और संघर्ष भी जारी है। लेकिन जिन करीब 90% देशों में, दुनिया के 90% देशों में लोकतंत्र है, उनमें से अधिकांश देशों में लोकतंत्र स्थायी नहीं है। लोकतंत्र वहां खतरे में है। लोकतंत्र कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है। लोकतंत्र मजबूत नहीं है। लोकतंत्र आया राम गया राम बना हुआ है। गैर लोकतांत्रिक ताकतें लोकतांत्रिक सरकारों को उखाड़ करके फेंकती रही हैं, अपनी सत्ता कायम करती रही हैं। लोकतंत्र संघर्ष करता रहा है, वह भी जीतता रहा है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों की जगह खुद स्थापित होता रहा है, लेकिन फिर कुछ समय बाद गैर लोकतांत्रिक ताकतों के द्वारा गिरा दिया जाता है, उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। यह है लोकतंत्र जो है दुनिया में आंख मिचौनी का खेल खेलता रहा है। जरूरत है इस लोकतंत्र को मजबूती देने के। जरूरत है दुनिया के 100% देशों में, दुनिया के एक एक देश में लोकतंत्र का स्थापना के, और जहां लोकतंत्र स्थापित हो चुका है वहां पर लोकतंत्र को इतना मजबूत करने की कि कोई भी गैर लोकतांत्रिक ताकत उस लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ करके फेंक ना सके, उसकी जगह फिर से कोई गैर लोकतांत्रिक सरकार स्थापित न कर सके, चाहे वो राजशाही हो या चाहे वो सैनिक तानाशाही हो। यही हमारी जरूरत है। इसके आगे अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग चर्चा करेंगे विश्व स्तर पर लोकतंत्र का। तब तक आप जितना पढ़ाया हूं उतना अच्छी तरह से पढ़ें, समझें, इंपॉर्टेंट थिंग्स को अंडरलाइन करें, उसको देन एंड देयर याद करें, बिना आगे के लिए टाले हुए। हर लाइन से क्या क्या प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को नोट करें, उनके उत्तर नोट करें। ये आपकी जिम्मेदारी है, और जिस तरीके से मैं गाइड कर रहा हूं आप करते चलेंगे, आपका रिजल्ट बिल्कुल बेहतर रिजल्ट आएगा। थैंक यू।